गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। तो जो भी आरपीएससी स्कूल लेक्चर के सिलेबस में चीजें हैं, उसमें से पहले सबसे पहले लास्ट टाइम जो पेपर था हमारा, उसमें जो एमएससी लेवल के क्वेश्चंस थे वो बहुत सारे आए थे और थोड़े से टिपिकल भी थे। तो हमने अब की बार ये डिसाइड किया है कि जो 5-7 टॉपिक है हमारे एमएससी लेवल के, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, एमओटी थ्योरी ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, वो जो 5-6 टॉपिक हैं उनको हम लोग एक बार वन बाय वन करके पहले डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी उनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो आज की क्लास में जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम लोग बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में 3 तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक आपकी यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, एक आपकी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, और जो लास्ट वाली होगी आपकी, वो आपकी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी। ये 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी होंगी और ये 3 ही स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके सिलेबस में है। देखो, एकदम नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, आपको किसी तरह का कोई इशू नहीं आएगा जब हम लोग पूरा डिस्कस कर लेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, आज की क्लास स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो, 2-3 चीजें हैं, 2-3 चीजें इन द सेंस, सबसे पहले तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। देखो, हम लोग बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। जो लेवल हम लोग रखेंगे वो कंप्लीटली फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से रखेंगे, ध्यान रख लेना इस बात का। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, मींस जो आपकी सनलाइट होती है, एक्चुअल में जो सनलाइट होती है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, क्योंकि जो सनलाइट अर्थ पर आ रही है वो एक तरह से विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में ही अर्थ पर आती है। तो एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं या जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक है, ये किसी भी मैटर, मैटर का मतलब सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब हिंदी में बोलेंगे पदार्थ, किसी भी सब्सटेंस के साथ इंटरेक्शन करती हैं। अब इंटरेक्शन से क्या होगा? इंटरेक्शन से बहुत सारी चीजें होती हैं कि हो सकता है ये पदार्थ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एब्जॉर्प्शन कर ले, इन जो है इन विद्युत चुंबकीय तरंगों का ट्रांसमिशन हो जाए, मींस उस पदार्थ में से आर पार निकल जाए। ठीक है, अपवर्तन हो सकता है, परावर्तन हो सकता है, बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती हैं जब विद्युत चुंबकीय तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी पदार्थ से इंटरेक्शन करती हैं, तो लगभग 5 से 7 प्रोसेस हो सकती हैं। और जब इस इंटरेक्शन में एब्जॉर्प्शन हो जाए, अवशोषण हो जाए, पारगमन हो जाए, अपवर्तन हो जाए, परावर्तन हो जाए, विवर्तन हो जाए, तो एक्चुअल में इन सारी प्रोसेस का जो रिजल्ट निकलता है, इन सारी प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करना चाहते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारा जो इन सारी प्रोसेस का जो मेन जो मोटो होता है, वो हम लोग उस पदार्थ की स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन करना चाहते हैं। स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन मींस हम लोग इस इंटरेक्शन के थ्रू और स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होगा, जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे होंगी वो मैटर के साथ इंटरेक्शन करेंगे, और इस इंटरेक्शन का जो फायदा मिलेगा वो फायदा ये होगा कि हम लोग उस पदार्थ का स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं, उस पदार्थ की स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन कर सकते हैं। तो एक चीज आप ध्यान से समझ लो कि आपका जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो मेन मोटो है वो एक ही है कि आपको किसी पदार्थ की
स्ट्रक्चर का पता लगाना है, जिसको स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग आगे बढ़े, इससे पहले हम लोग इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ने का क्या मतलब है, मैं बताता हूं आप लोगों को। देखो, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। दो चीजें इन द सेंस, मान लो आपके पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, आपको सबको पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो दो फील्ड से मिलकर बनी होती है। एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसे हम लोग विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को मिलाने के बाद, देखो मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था कि जो भी तरंग होती है वो एक्चुअल में एक वेव के रूप में रिप्रेजेंट की जाती है, इस तरह से रिप्रेजेंट की। यहां पर साइन लिखा जाता है जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं या आयाम बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग यहां से डायरेक्शन बोलते हैं कि इस डायरेक्शन में ये जो है तरंग चल रही है। अब देखो, एक वेव के लिए जो सारी कहानी है वो ये है। अब इसमें देखो, इस वाले पार्ट को, एक वेव का जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को, और एक ये वाला पार्ट है, देखो इन दोनों पार्ट को तो बोला जाता है क्रस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं श्रृंग, या फिर इसको उच्चाव बोलते हैं, मतलब ये उच्च साइड है। और इसको बोलते हैं वैली, या फिर इसको बोलते हैं टफ। ये थोड़ा सा ध्यान रख लें। ठीक है, अब देखो, इस तरंग के बारे में हमें चार चीजों के बारे में हमेशा ध्यान रखना है। एक तो इस तरंग का तरंग दैर्घ्य जिसे हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक इस तरंग की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी जिसे हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक वेव नंबर जिसे हम लोग न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इस वेव की एनर्जी। ये आप चीजें समझ लेना। किसी भी वेव के बारे में आपको इन चार चीजों का हमेशा पता होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी वेव के बारे में। ठीक है, तो देखो, इस वेव के लिए इन चारों चीजों को हम लोग वन बाय वन करके पढ़ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले वेवलेंथ, सबसे पहले वेवलेंथ, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। ठीक है, देखो तरंग दैर्घ्य क्या होता है, ध्यान से समझ लेना कि आपके कोई भी दो क्रमागत श्रृंग हैं, या आपके कोई भी दो ये वाले गर्त होते क्रमागत, के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। इससे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट, ध्यान से समझ लेना। दूसरे नंबर पे इसकी यूनिट, तो इसकी जो यूनिट होती है, देखो इसकी यूनिट तीन यूनिट हो सकती है। एक मिली माइक्रोन हो सकता है, एक एंगस्ट्रॉन भी होती है, और एक नैनोमीटर भी। तीन यूनिट होती हैं तरंग दैर्घ्य की। सबसे पहले वेवलेंथ होती क्या है कि आपके कोई भी जो क्रमागत कॉन्सेक्यूटिव क्रस्ट या कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। और इस वेवलेंथ की जो यूनिट होती है वो मिली माइक्रोन हो सकती है, एंगस्ट्रॉन हो सकती है, और नैनोमीटर हो सकती है। अब आप ध्यान रखना, देखो मैं बता रहा हूं बहुत काम की चीजें हैं। एक मिली माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ध्यान रख लेना इस चीज का अच्छी तरीके से। 10⁻⁷ सेंटीमीटर, अच्छी तरह से ध्यान रख लेना। और अगर इसको मीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर। एक मिली माइक्रोन बराबर, एक एंगस्ट्रॉन बराबर क्या होता है भाई, अगर एक एंगस्ट्रॉन की बात करें तो एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻ मीटर। ठीक है, या फिर होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। और एक यूनिट और होती है जिसे हम लोग नैनोमीटर बोलते हैं। एक नैनोमीटर बराबर होता है, ध्यान रख लेना, 10⁻⁹ मीटर या 10⁻⁷ सेंटीमीटर।
ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। देखो अब यहां से एक चीज निकल के आएगी। एक चीज क्या निकल के आएगी? एक जो मिली माइक्रोन है वो 1 नैनोमीटर के बराबर होगा, क्योंकि देखो 1 मिली माइक्रोन बराबर भी 10⁻⁷ सेंटीमीटर है, और 1 नैनोमीटर बराबर भी 10⁻⁷ सेंटीमीटर है। इसलिए 1 मिली माइक्रोन बराबर 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁷ सेंटीमीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉन। ये जरूर ध्यान रख लें, ये रिलेशन आपको हमेशा ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। इसके लिए वेवलेंथ के, यहां तक आप लोग चेक करो एक बार, आपको वेवलेंथ समझ में आया कि नहीं आया, और अगर आ गया तो इसकी यूनिट्स आपको समझ में आई कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा इन चीजों के बारे में। ठीक है, तो ये आपका वेवलेंथ हो गया है, और वेवलेंथ की यूनिट मैंने बता दी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं वेव नंबर की। देखो वेव नंबर, या फिर पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर 2 पे हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। अब देखो ध्यान रखना कि आपकी जो भी वेव है ना, वेव मतलब ये वाली जो आपकी वेव है, उसके किसी भी पॉइंट से, इसके किसी भी पॉइंट से, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इसके किसी भी पॉइंट से, चाहे ये वाला पॉइंट ले लो, टुकना, चाहे ये वाला पॉइंट ले लो, चाहे ये वाला पॉइंट ले लो, चाहे ये वाला पॉइंट ले लो, ठीक है, किसी भी पॉइंट से 1 सेकंड में, किसी भी पॉइंट से 1 सेकंड में जितने वेवलेंथ निकल जाते हैं उनको हम लोग आवृत्ति बोलते हैं। क्या समझ में आया? कि आपकी जो वेव है उसका कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट से 1 सेकंड में जितने वेवलेंथ निकलेंगे, 1 सेकंड में जितने वेवलेंथ निकलेंगे एक पॉइंट से 1 सेकंड में, उसे हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और देखो फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है न्यू बार, और इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, या फिर सीपीजेड भी बोलते हैं, सीपीएस, साइक्लिक पर सेकेंड। ध्यान रख लेना। देखो 1 सेकंड में जितने साइकिल निकलेंगे, मतलब जितनी वेवलेंथ निकलेंगी, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे फ्रीक्वेंसी क्या है और इसकी यूनिट क्या है, वो चीज आपको समझ में आ गई। अब एक चीज और आपको ध्यान रखनी है यहां पर, एक्चुअल में आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी टाइम पर जो सनलाइट होती है उसकी जो वेलोसिटी होती है सी, किसी भी टाइम पर जो वेलोसिटी होती है सनलाइट की सी, वो उस टाइम पर उस वेव की फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ के गुणनफल के बराबर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। क्या रिलेशन है ये? कि जो आपका प्रकाश का जो वेग होता है, किसी समय प्रकाश का जो वेग होता है वो उसकी आवृत्ति और उसके तरंग दैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होता है। और यहां से क्या निकल के आएगा फिर? यहां से आपका निकल के आएगा न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। आ गई बात समझ में? एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, वो क्या रखनी है कि जो 1/लैम्डा होता है, जो मैं आगे बताऊंगा, ये न्यू बार के बराबर होता है, तरंग संख्या के बराबर होता है। तो देखो यहां पे हम लोग आवृत्ति को क्या लिख सकते हैं? देखो आवृत्ति के दो फॉर्मूले हो गए, एक तो सी अपॉन लैम्डा हो गया, और अगर मैं 1/लैम्डा बराबर सी बार लिखूंगा तो दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा सी बार। ये भी आपका आवृत्ति का फॉर्मूला होगा, और ये भी आपका आवृत्ति का। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई है, v मतलब न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, की तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन कि जो आवृत्ति है वो तरंग संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये दो चीजें भी आप लोग ध्यान रख लेना, इन तीनों का रिलेशन आपको जरूर पता होना चाहिए। लैम्डा, फ्रीक्वेंसी और लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है, ये सारा भी आपको पता होना चाहिए।
ठीक है भाई, हो गया यहां तक? आगे चले। दो चीजें डिस्कस कर ली है हमने, दो चीजें, वेवलेंथ हो गया है, फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड नंबर पे। और थर्ड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज है आपका वेव नंबर। नंबर थर्ड पे हम लोग बात करते हैं वेव नंबर, जिसको हम लोग तरंग संख्या भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग? तरंग संख्या। और इसको जो है न्यू बार से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब देखो न्यू बार क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मैंने अभी का आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया था कि एक पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से एक सेकंड में जितने तरंग दैर्घ्य निकल जाएंगे वो आपका फ्रीक्वेंसी। लेकिन ध्यान रखना, अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर लंबाई ले लें और इस 1 सेंटीमीटर लंबाई में से जितने तरंग दैर्घ्य निकलेंगे वो आपका वेव नंबर होगा। एक पॉइंट से जो तरंग दैर्घ्य निकलेंगे या वेव नंबर, जो वेवलेंथ निकलेंगी, वो तो आपकी होगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में से एक सेकंड में जितने वेवलेंथ निकलेंगे वो होगा आपका वेव नंबर। ये ध्यान रख लेना। ठीक है, कि कोई भी वेव है और उसके 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में से एक सेकंड में जितने वेवलेंथ निकलेंगे वो संख्या उसकी वेव नंबर कहलाए। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स। और इसके अलावा इसको के से भी मेजर किया जाता है, जिसका मतलब होता है केसर्स। ध्यान रखना, बेसिकली जो वेव नंबर है उसकी जो यूनिट है वो जो काम में ली जाती है वो सेंटीमीटर इनवर्स ही होती है। इसका रिलेशन मैंने आपको बता ही दिया, जो न्यू बार होता है वो 1/लैम्डा के बराबर होता है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका। अब अच्छी तरह से देखो, ये सब चीजें बहुत काम की हैं, क्योंकि आगे जाके देखना ये सारी चीजें ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। क्योंकि मैं जब आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाऊंगा, चाहे वो यूवी हो, चाहे आईआर हो, और चाहे वो एनएमआर हो, वहां पे हम लोग बार बार एनर्जी की बात करेंगे और उस एनर्जी के बेसिस पर ही सारी चीजें क्लियर होंगी। उस एनर्जी के बेसिस पे ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि जो आपका स्पेक्ट्रम आएगा, चाहे वो एनएमआर स्पेक्ट्रम हो चाहे आईआर स्पेक्ट्रम हो, वो कहां पर मिलेगा। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में देख लेते हैं। और वो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी एनर्जी। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलो। ठीक है, अब देखो आपको सबको पता है कि जो जो पार्टिकल्स, जो थ्योरी थी एनर्जी की, जो मैक्स प्लांक ने दी थी, उसके अनुसार जो एनर्जी दी जाती है वो एच न्यू होती है, जिसको हम लोग क्वांटा या फोटोन बोलते हैं। इसको प्लांक इक्वेशन बोला जाता है, क्योंकि ये इक्वेशन प्लांक ने दी थी और उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनकी जो एनर्जी है वो प्लांक कांस्टेंट और उसकी आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होती है। अब हमें यह भी पता है, हमने अभी पढ़ा था पीछे, कि न्यू बराबर होता है C/λ। अभी तो पढ़ा है हमने। ठीक है, तो अगर हम लोग इस न्यू की वैल्यू रखें यहाँ पे, तो E बराबर आपका आ जाएगा HC/λ। ये भी आप ध्यान रख लेना। मीन्स यहां से एक नई चीज निकल के आई, E बराबर HC न्यू बार। ये भी आप ध्यान रख लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। ठीक है, अब देखो इन तीनों रिलेशन से जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, कि वो एनर्जी जो है आवृत्ति के समानुपाती होती है। इस वाली इक्वेशन से देखो, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू बार, जो एनर्जी है वो तरंग संख्या के भी समानुपाती होती है। ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरीके से। और जो एनर्जी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मींस वो तरंग दैर्घ्य के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये वाली ध्यान रखनी, कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, अगर वेव नंबर ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, लेकिन अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो फिर एनर्जी कम हो जाएगी। ध्यान रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है।
अभी तक की आज का क्लास का। ठीक है, और एक लास्ट चीज, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा होगा। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखते हैं तो उसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की वेव्स होती हैं, और उन वेव्स की जो सीक्वेंस होती है वो क्या होती है, देखो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आती हैं कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज के बाद में गामा रेज आती हैं, गामा रेज के बाद में एक्स रेज आती हैं, एक्स रेज के बाद में यूवी रेज आती हैं, यूवी के बाद में विजिबल रेज आती हैं। ठीक है, इसके बाद आईआर, आईआर के बाद में आपकी माइक्रोवेव्स आती हैं। ठीक है, और उसके बाद में आपकी रेडियो वेव्स। समझ में आ गया? देखो विजिबल का मतलब है दृश्य, और आईआर का मतलब है अवरक्त तरंगे, और यूवी का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट, जिनको हम लोग बोलते हैं पैराबैंगनी तरंगे। कौन सी तरंगे हैं आपकी? पैराबैंगनी तरंगे। ठीक है, तो यहां पर अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उस स्पेक्ट्रम में अगर हम लोग इस साइड से इस साइड जाते हैं, ध्यान रखना इस बात का हमेशा। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखना, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ध्यान से समझना, आपका जो लैम्डा है वो हमेशा इंक्रीज होता है। मींस हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आपकी दृश्य तरंगे होंगी उनका लैम्डा पैराबैंगनी तरंगों से ज्यादा होगा। आपकी जो अवरत तरंगें हैं उनका जो वेवलेंथ है या जो लैम्डा है उसकी वैल्यू विजिबल और अल्ट्रावायलेट तरंगों से ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होगी वो रेडियो वेव्स की होगी, ये ध्यान रखें। अगर लैम्डा इंक्रीज हो रहा है तो अब आप समझ जाओगे जो आवृत्ति है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया था ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। सही है, तो फिर न्यू बार भी डिक्रीज होगा और फिर आपकी एनर्जी भी डिक्रीज होगी। इसका मतलब क्या समझ में आया भाई? सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो कॉस्मिक रेज की होती है, ध्यान रख लेना भाई। मैक्सिमम जो एनर्जी है जो मैंने लिखा है उनमें मैक्सिमम जो एनर्जी है वो किसकी होती है? कॉस्मिक रेज की होती है, और जो मिनिमम एनर्जी होगी वो रेडियो वेव्स की होगी। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे देखो। देखो अब आपको ध्यान रखना है, हम लोग तीन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, एक यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आपको ध्यान रखना है जो यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, जो पदार्थ यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रम देंगे वो इन दोनों क्षेत्र से अवशोषण करेंगे। जो अवरक्त स्पेक्ट्रम देंगे वो इस रीजन से एब्जॉर्प्शन करेंगे, और जो एनएमआर स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे वो जो पदार्थ हैं वो कहां से अवशोषण करते हैं? इस वाले रेंज से, रेडियो वेव्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो आप एक जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है आरपीएससी का, कि अगर कोई पदार्थ पैराबैंगनी या दृश्य स्पेक्ट्रम यूवी या विजिबल स्पेक्ट्रम दे रहा है तो वो कौन से रीजन से एब्जॉर्ब करेगा? वो यूवी और विजिबल रीजन से। अगर कोई अवरक्त स्पेक्ट्रम दे रहा है तो वो कहां से एब्जॉर्ब करेगा? वो आईआर रीजन से एब्जॉर्ब करेगा। और अगर कोई पदार्थ या कोई सब्सटेंस एनएमआर स्पेक्ट्रम दे रहा है तो फिर वो कहां से एब्जॉर्ब करेगा? वो रेडियो वेव्स से एब्जॉर्ब करेगा, रेडियो तरंगों का अवशोषण करेगा। ये यहां पर आरपीएससी का सबसे पहला क्वेश्चन बनता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में पूछा जाता है। तो आप सबसे पहले तो इसको तैयार कर लो, जो मैंने आपको बताया है कि अगर पैराबैंगनी और दृश्य स्पेक्ट्रम मिल रहा है तो इसका मतलब यूवी और विजिबल रीजन से एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अगर अवरक्त स्पेक्ट्रम मिल रहा है इसका मतलब आईआर रीजन से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और अगर एनएमआर स्पेक्ट्रम मिल रहा है इसका मतलब मान के चलना कि रेडियो वेव्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। यहां तक आप चेक कर लो एक बार, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें मैंने बता दी हैं। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले यूवी या पैराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है।
मैं समझाऊंगा अभी आप लोगों को एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, यहां तक एक बार आप लोग देखो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। यहां तक देख लिया, अब आगे चलते हैं हम लोग, देखो। अब हम लोग पर्टिकुलर बात करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जिसको हम लोग पैराबैंगनी और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, जिसको हम लोग पैराबैंगनी और दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूं आप लोगों को कि एक्चुअल में यूवी और पैराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। एक्चुअल में जब भी कोई हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन करते हैं, संक्रमण करते हैं, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। इसमें ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। हायर एनर्जी लेवल से ये वापस लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे, तो ये वापस एनर्जी निकालेंगे, और इस एनर्जी से ही हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। अब देखो, अगर एब्जॉर्प्शन, अब देखो, अगर हम लोग यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो यूवी और विजिबल रीजन से होगी, तो जो एनर्जी निकाली जाएगी वो भी यूवी और विजिबल रीजन से निकाली जाएगी, और इसके बेसिस पर हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा। उस स्पेक्ट्रम के बेसिस पर हम लोग पता लगाएंगे कि आपका जो कंपाउंड या जो पदार्थ दिया गया है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह की है। तो दो चीजें ध्यान रखना, सबसे पहले कि जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका जो मेन पर्पज है वो हम लोग कॉन्जुगेशन का पता लगाते हैं। जो आपका कॉन्जुगेशन मीन्स संयुग्मन का पता लगाते हैं, मीन्स ये पता लगाते हैं कि जो कंपाउंड आपके पास दिया गया है उसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं, और अगर वो डबल बॉन्ड है तो वो एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में या संयुग्मन में है कि नहीं है। तो ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका जो मेन पर्पज है वो ये है कि इससे ये पता लगाते हैं कि जिस कंपाउंड की स्ट्रक्चर का हमें पता लगाना है उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है कि नहीं। अगर है तो फिर एक से ज्यादा है कि नहीं है, अगर एक से ज्यादा है तो फिर वो डबल बॉन्ड एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है। ये पता लगाया जाता है यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से। क्लियर हो गया? अब देखो, अब आपको ये तो पता है कि अगर कोई पदार्थ या कोई सब्सटेंस यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रम देगा तो वो यूवी और विजिबल रेंज से एब्जॉर्प्शन करेगा। तो अब आपको इस यूवी और विजिबल रेंज का पता होना चाहिए, यूवी विजिबल रेंज का पता होना चाहिए। देखो, ये जो रेंज होती है आपकी यूवी और विजिबल रीजन की, वो आपकी 10 एनएम से लेकर के 780 एनएम तक। एनएम का मतलब नैनोमीटर, और नैनोमीटर का मतलब मैंने बता दिया था 10⁻⁻⁹ और 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ये दोनों चीजें। ठीक है, अब इस रीजन को भी हम लोग बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड करते हैं। पहला पार्ट होता है आपका 10 से लेकर के 200 एनएम तक, दूसरा आपका होता है 200 से लेकर के 390 एनएम तक, और 390 से लेकर के फिर आपका होता है 780 एन। ये भी 3 रीजन में डिवाइडेड होता है। जो यूवी और विजिबल रीजन है उसको भी हम लोग 3 रीजन में, देखो, इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं, इस वाले रीजन को क्या बोलेंगे, और इस वाले रीजन को क्या बोलेंगे। तो ध्यान से समझना, देखो, ये जो रीजन है आपका इसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम। ठीक है, और इसको हम लोग आर आई आर बी बोलते हैं, सॉरी
फार यूवी रीजन भी बोलते हैं, दूरस्थ पैराबैंगनी क्षेत्र, इसको हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर यूवी रीजन। ठीक है, और ये आपका होता है विजिबल रीजन। तो जो आप विजिबल के 7 कलर पढ़ते हो ना, विबग्योर वाले, ठीक है, ये 7 कलर जो हैं बेसिकली इस रेंज में होते हैं। ये जो सातों कलर हैं वो बेसिकली इनका जो वेवलेंथ है वो 390 से लेकर के 700 nm तक होता है। अब ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी, तो देखो सबसे ज्यादा लैम्डा इसका है तो इसकी एनर्जी सबसे कम, और सबसे कम लैम्डा इसका है तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ये दोनों चीजें भी आपको ध्यान रखनी है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। देखो वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, सिंपल सिंपल चीजें पूछ लेगा, फिर आप कंफ्यूज मत हो जाना। यहां से पूछता है क्वेश्चन, मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को, मैं आपको केवल वो सारी चीजें बताऊंगा जिनसे अब तक आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या कॉलेज लेक्चरर में क्वेश्चन पूछा है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ना कम पढ़ेंगे ना ज्यादा पढ़ेंगे, एकदम हम लोग फर्स्ट ग्रेड का स्टैंडर्ड लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है। एक क्वेश्चन जो बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हमें यूवी या विजिबल स्पेक्ट्रम लेना है तो हम लोग यूवी और विजिबल लाइट के लिए कौन से सोर्स, क्योंकि देखो ये सारे स्पेक्ट्रम लैब में लिए जाते हैं और लैब में सनलाइट तो आती नहीं है, इसलिए फिर आर्टिफिशियल लाइट का उपयोग किया जाता है। भाई हम लोग जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वो सब लैब में होते हैं, तो लैब में सनलाइट तो आती नहीं है, तो फिर हम लोग लाइट लाएंगे कहां से, तो हम लोग फिर आर्टिफिशियल लाइट क्रिएट करते हैं। और अगर हमें यूवी और विजिबल रीजन की आर्टिफिशियल लाइट क्रिएट करनी है तो हम लोग कौन से सोर्स यूज करेंगे, कौन सा सोर्स लेके आएंगे, यहां से भी आरपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो मैं वो सारे सोर्स बता रहा हूं जो जिनसे कि या जो यूवी और विजिबल लाइट उत्पन्न करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो देखो एक तो आपका होता है टंगस्टन फिलामेंट, देखो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, यकीन मानो यहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे 4 ऑप्शन देके पूछ लेंगे कि कौन सा ऑप्शन यूवी और विजिबल लाइट क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो टंगस्टन फिलामेंट एक तो जिससे हम लोग यूवी और विजिबल लाइट क्रिएट कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन ड्यूटीरियम डिस्चार्ज लैंप होता है, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। हाइड्रोजन ड्यूटीरियम डिस्चार्ज लैंप होता है, एक किनोन लैंप भी यूज किया जाता है इसके लिए यूवी और विजिबल लाइट क्रिएट करने के। देखो इसको जिनोन आर्क लैंप भी बोलते हैं, जिनोन आर्क लैंप भी बोलते हैं। इसके अलावा देखो एक एलईडी यूज की जाती है, एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। लेकिन ध्यान रखना ये जो लाइट इमिटिंग डायोड है वो बेसिकली केवल और केवल विजिबल लाइट उत्पन्न करने के लिए ही यूज किया जाता है, इससे हम लोग बेसिकली यूवी लाइट क्रिएट करने के लिए यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा देखो एक हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप भी होता है जिसका यूज भी हम लोग यूवी और इसका यूज भी हम लोग यूवी और विजिबल लाइट क्रिएट करने के लिए करते हैं। इसके अलावा ड्यूटीरियम लैंप भी यूज किया जाता है। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपको, देखो आप ध्यान रख लेना, ठीक है। और इसके अलावा मरकरी आर्क लैंप भी यूज किया, कौन सा, मरकरी आर्क लैंप भी यूज किया जाता है। ये सारे सोर्स आपको और कुछ नहीं पूछेगा, इनकी रेंज वेंज नहीं पूछेगा, वो आपसे केवल 4 ऑप्शन देकर के इतना सा पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा सोर्स यूवी और विजिबल लाइट क्रिएट करने के लिए यूज किया जाए, या फिर इनमें से कोई नाम देकर के पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा सोर्स से, या फिर ये कह देगा जैसे हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप किस रीजन की लाइट क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप ये सारी चीजें ध्यान रख लेना, जितने भी सोर्स मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे सोर्स यूवी और विजिबल लाइट क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं।
आप समझ लो इनको अच्छी तरह से, अगर कुछ भी इश्यू हो तो आप लोग मेरे से पूछ लेना, ठीक है? तो ये आपके सोर्स हो गए हैं किसके? यूवी और विजिबल लाइट, ठीक है? अब आगे चलते हैं। देखो अब आगे जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं या जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे हम लोग एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ, क्योंकि देखो मैंने आपको क्या कहा है कि अगर कोई सब्सटेंस आपका यूवी या विजिबल स्पेक्ट्रम देता है, इसका मतलब वो इस रीजन से एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है? तो इस एब्जॉर्प्शन से होगा क्या, और फिर उससे हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा कैसे, इन सब चीजों को समझने के लिए हमें एब्जॉर्प्शन लॉ को समझना जरूरी है। उस लॉ के बेसिस पर हम लोग आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे कि जो हमारा यूवी स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा उसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कि कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है, उस एब्जॉर्प्शन के बेसिस पर कौन सी रेंज में, कितने नैनोमीटर पर, कितने लैम्डा पर हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है, उससे हम लोग डिसाइड करेंगे कि जो कंपाउंड आपको दिया गया है उसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं, और अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो वो कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है, ठीक है? तो आपको ये सारी चीजें समझना जरूरी है उसके लिए कि आपको एब्जॉर्प्शन लॉ का पता होना चाहिए। और बेसिकली ये जो एब्जॉर्प्शन लॉ दिया गया था वो दिया गया था पियर लैम्बर्ट द्वारा, और इस लॉ को हम लोग फिर बोलते हैं लैम्बर्ट पियर लॉ। ये ध्यान रख, ये जो एब्जॉर्प्शन लॉ है उसका नाम है लैम्बर्ट पियर लॉ। एक्चुअल में एक लॉ पहले लैम्बर्ट ने दिया था, फिर बियर ने दिया था, फिर इन दोनों लॉ को मिला दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं लैम्बर्ट बियर लॉ। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लैम्बर्ट पियर लॉ, ठीक है? तो देखो दो चीजें हैं अब यहां पे, देख लो, मान लो आपके पास कोई भी एक, मान लो एक ट्यूब है या कोई भी आप एक इंस्ट्रूमेंट ले लो, मान लो एक पात्र है आपके पास, ठीक है? इसमें कोई पदार्थ भरा हुआ है और इसी पदार्थ की स्ट्रक्चर हमें निकालनी, ठीक है? तो इस पदार्थ पर हम लोग सनलाइट डालेंगे, सनलाइट इसमें से पास होकर के इधर से निकल, ठीक है? तो यहाँ पे जो सनलाइट डाल रहे हैं, मान लो उसकी इंटेंसिटी आई नोट है, तीव्रता, और यहाँ पे जो सनलाइट निकल रही है उसकी इंटेंसिटी कम होगी ज्यादा होगी, वो कितनी रह जाएगी? आई रह जाएगी, ठीक है? अब इस इंटेंसिटी के बारे में कि जब किसी पदार्थ में से, जब किसी पदार्थ में से किसी लाइट को निकाला जाता है तो उस लाइट की जो इंटेंसिटी है वो किस तरह से चेंज होती है, कम होगी ज्यादा होगी, उसकी इंटेंसिटी कम होगी या ज्यादा होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी? तो इसके लिए देखो दो साइंटिस्ट आए, पहले लैम्बर्ट आया फिर बियर आया। तो बियर ने ये कहा कि जब हम लोग किसी, जो सब्सटेंस है हमारा, कोई मीडियम है हमारा, उस मीडियम में से, उस थिकनेस में से, उस मीडियम में से निकाला जाएगा, इसकी मोटाई हो गई है इस मीडियम की, इस मीडियम में से निकाला जाएगा तो उस लाइट की इंटेंसिटी में हमेशा कमी होती है। और जो कमी होगी, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो लाइट होगी वो मोनोक्रोमेटिक होगी। मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक वर्णी होगी, मतलब इसमें एक ही कलर की तरंग दैर्ध्य होगी, ध्यान रखना, ठीक है? तो लैम्बर्ट ने ये कहा कि जो इंटेंसिटी में जो कमी होगी, जिसको हम लोग डी आई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, डी आई अपॉन डी एक्स, देखो ये जो एक्स है वो इसकी मोटाई है, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी में जो कमी होगी वो इसकी मोटाई के साथ होगी, तो जो इंटेंसिटी में कमी होगी मोटाई के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आई। समझ में आ गया बात, कि जो कमी होगी, जो हम लोग सनलाइट डाल रहे हैं उस सनलाइट की जो इंटेंसिटी में कमी होगी मोटाई के साथ, वो उस सनलाइट की जो इंटेंसिटी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और ये किसने बताया था? अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट, ये लैम्बर्ट ने बताया। फिर बियर आया, बियर ने थोड़ा सा करेक्शन किया, उन्होंने ये बताया कि जो इंटेंसिटी में मोटाई के साथ जो कमी होगी
वो लैम्बर्ट ने सही कहा है कि वो इंटेंसिटी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इसके अलावा जो सब्सटेंस हमने लिया है उसकी जो कंसंट्रेशन है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये अकॉर्डिंग टू पियर, ये ध्यान रखें। अब देखो अगर इन दोनों रूल्स को हम लोग मिला दें तो आपका क्या बन जाएगा, बियर लैम्बर्ट लो, और जो बियर लैम्बर्ट लो होगा वो होगा आपका डी आई अपॉन डी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डॉट सी। ठीक है, अब देखो बहुत सारी चीजें अब आपको पता भी होना चाहिए, एक बार मैं और लिख लूं, इस प्रोपोर्शनल को उठा करके लोग ले आते हैं डी आई अपॉन डी एक्स बराबर के डॉट आई डॉट सी। अब देखो कुछ चीजों का आपका पता होना चाहिए, कुछ चीजों इन द सेंस, देखो मैं बताता हूं कि यहां पर आपका ये जो मैंने इक्वेशन लिख दी है इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं मैं। इस इक्वेशन में क्या क्या है, मतलब जो मैंने लिखा है वो सारी चीजें क्या है, तो ये मैं आपको बता देता हूं। देखो समझो, देखो यहां पे जो डी आई अपॉन डी एक्स है वो आप समझ ही गए होंगे, वो है डिक्रीज इन इंटेंसिटी, डिक्रीज इन इंटेंसिटी विथ थिकनेस ऑफ मीडियम, जिसको हम लोग एक्स बोल रहे हैं। ठीक है, आई आपको पता ही है ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की तीव्रता है। ठीक है, सी आपको बता ही दिया, कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब जो आपका सब्सटेंस है जो मीडियम लिया है उसकी कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर। ठीक है, और के आपका क्या आ गया है, आपका कांस्टेंट। बस ये सारी चीजें आ गई हैं, जिसमें इक्वेशन 1 में मैंने जो भी चीजें लिखी हैं वो सारी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा चेंज करके क्या लिख सकते हैं, इस आई को मैं इधर ले आऊं, डी एक्स को मैं इधर ले जाऊं, तो आपका क्या बन जाएगा, डी आई अपॉन आई बराबर के डॉट सी डॉट डी एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ठीक है, अब इस इक्वेशन का 2 का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे या समाकलन करेंगे, और समाकलन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो डी आई अपॉन आई और इसकी लिमिट्स होंगी आई बराबर आई नोट, और यहां पर आई बराबर आई तक। ठीक है, के और सी आपका कांस्टेंट रहेगा, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, dx का कर देंगे, और dx x बराबर 0 से लेकर के x बराबर x की लिमिट हो जाएगी। ठीक है, और जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो इंटीग्रेशन से क्या निकल के आएगा, अब थोड़ा ध्यान से समझ लेना, देखो ये चीजें थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी। यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होता है माइनस एल एन आई अपॉन आई नोट बराबर के और सी का होगा नहीं, और dx का आपको पता ही है x हो जाता है, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग ln में, ln को log में कन्वर्ट करें, या फिर इस माइनस को पहले चेंज कर लें तो मैं इसको इन्वर्स कर दूंगा, तो ये आपका हो जाएगा ln आई नोट अपॉन आई बराबर के सी एक्स। अब अगर इसको log में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 log आई नोट अपॉन आई बराबर ए डॉट सी डॉट एक्स, इक्वेशन नंबर 4। और अगर ये कॉमन ले लें तो आपका क्या आ जाएगा, लोग आई नोट अपॉन आई बराबर, अब ध्यान से समझ लेना, कॉमन लेने का मतलब है इसमें दोनों में, इस वाले पार्ट में इस वाले पार्ट में 2.303 का भाग दिया जाता है, ये तो यहाँ पे कट जाएगा, इधर ये ऐसे की ऐसे रह जाएगा, और ये सी डॉट ये एक्स, इक्वेशन नंबर। ठीक है, यहां तक आप समझ लो। अब देखो फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ गई हैं, और वो इंपॉर्टेंट चीजें अब आपको ध्यान भी रखनी पड़ेंगी, और वो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता हूं, ध्यान से समझना आप। जो आपका लोग आई नोट अपॉन आई है, इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको बोलते हैं एब्जॉर्बेंस, अवशोषकता, एब्जॉर्बेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं अवशोषकता। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होगी, और ध्यान रखना ये जो है वो यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये मान लो मैं जो सारी चीजें बोल रहा हूं वो सारी की सारी, ये मान लेना ये क्वेश्चन ही है आपके, जो मैं बोल रहा हूं वो सारी की सारी चीजें आप लोग क्वेश्चन ही मान के चलना।
ये जो आपका k अपॉन 2.303 है वो अगेन एक कांस्टेंट है जिसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है मोलर एब्जॉर्बिटी। मोलर एब्जॉर्बिटी, मोलर अवशोषकता, या फिर इसको बोला जाता है मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, ध्यान रख लेना, जिसको हिंदी में बोलते हैं मोलर विलोपन गुणांक। क्या बोलते हैं हिंदी में? मोलर विलोपन गुणांक। और आई नोट मैंने क्या बताया आपको? आई नोट तो क्या था आपका? आई नोट तो था जो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो लाइट हम लोग स्टार्टिंग में डाल रहे थे वो थी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो लाइट हम लोग मतलब पारगमन से पहले, इंसिडेंट लाइट, ठीक है। और जो आई है वो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, जो पदार्थ में से बाहर निकलती है, ट्रांसमिटेड लाइट, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। और यहां पे आपको पता ही है एक्स, एक्स को एल भी लिख सकते हैं, और ये आपका क्या होता है? थिकनेस होती है, लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब, मैंने बताया था आपको, लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। और सी आपकी क्या है? कंसंट्रेशन। ये देखो मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। देखो मैं आपको फिर क्या बता रहा हूं, मैंने सब कुछ आपको बताया है। देखो ये मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका सब्सटेंस है जिसकी ये जो है थिकनेस एक्स, जिसको हम लोग एल भी बोल रहे हैं, ये उसकी जो नली हम लोग ले रहे हैं जिसमें हम लोग सब्सटेंस भर रहे हैं उसकी लंबाई है वो, ठीक है। तो अगर इन सारी चीजों का अगर हम लोग यूज करें तो फिर हम लोग इक्वेशन 5 को क्या लिख सकते हैं? इन सारी चीजों को यूज करते हुए इक्वेशन 5 को देखो, इसकी बराबर ए लिखूंगा, इसकी बराबर एप्सिलॉन, इसकी जगह सी की जगह सी, एक्स की जगह एल, तो आपका क्या बन जाएगा? ए बराबर एप्सिलॉन सी डॉट एल। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 6, और एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा? ए अपॉन सी डॉट एल, इक्वेशन नंबर 7। और यहां से हम लोग इस एप्सिलॉन मोलर विलोपन गुणांक की यूनिट निकाल लेंगे। और यूनिट कैसे निकलेगी? देखो ये आपका ए तो यूनिट लेस है, मैंने पहले ही बता दिया था। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी भाई? कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और ये एल लेंथ, इसकी लंबाई हो, इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर में। तो क्या निकल के आएगा आपका? इसकी जो यूनिट निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी? ध्यान से समझ लेना, इसकी यूनिट निकल के आएगी लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। याद रख लेना भाई, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये वाला। एप्सिलॉन या मोलर विलोपन गुणांक की यूनिट कई बार आपसे पूछी गई है, ठीक है। और लीटर को क्या लिख सकते हैं हम लोग? सेंटीमीटर क्यूब। तो स्कोर क्या लिखा जा सकता है? सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। एक सेंटीमीटर कट जाएगा तो यूनिट क्या बचेगी? सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आप ध्यान, तो ये वाली यूनिट भी होगी एप्सिलॉन की, और ये वाली यूनिट भी। तो ध्यान रखना, कोई भी यूनिट के बारे में पूछा जाए आपसे एग्जाम में, आपको दोनों चीजों का पता होना, आपको दोनों चीजों का पता होना चाहिए, ये ध्यान रखें। समझ में आ गया? तो मोलर विलोपन गुणांक क्या है, मोलर एब्जॉर्बिटी क्या है, वो मैंने आपको बता दिया है, और इसकी यूनिट भी मैंने आपको बता दी। यहां तक चेक कर लो, कोई भी परेशानी है, कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो मेरे से डिस्कस कर लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम अच्छी तरह से समझ लो ये सारी चीज। आगे क्या करना है देखो, हम लोग वापस वहीं पे आते हैं जो हमने इक्वेशन 3 लिखी थी। और इक्वेशन 3 आप देख लेना, इक्वेशन 3 जो थी हमारी वो थी माइनस एल एन आई अपॉन आई नोट बराबर के डॉट सी डॉट एक्स। यही शायद हमारी इक्वेशन, ये फ्रॉम इक्वेशन 3, रुकना, हाँ यही थी हमारी इक्वेशन 3। मैंने ज्यादा दे दिया शायद नंबर किसी को,
बार बार नंबर दे दिया मैंने, लेकिन हमें जस्ट एक मिनट में, हाँ सही है, यही वाली थी हमारी इक्वेशन 3, बिल्कुल इसी इक्वेशन को ले रहे हैं हम लोग। तो ln I अपॉन आई नोट बराबर के सी एक्स। और देखो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिखा जा सकता है कि मान लो इस माइनस को हम लोग इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, I अपॉन आई नोट बराबर माइनस के सी एक्स। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इस ln को यहां से हटाना चाहूंगा तो ये आपका हो जाएगा I अपॉन आई नोट बराबर ई की पावर माइनस ए सी एक्स। ये जो संख्या है वो ई की पावर में चली जाती है, अगर इधर का ln हटाया जाता है तो इसको और क्या लिखा जा सकता है, आई बराबर आई नोट ई के सी एक्स। ये इक्वेशंस भी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी क्योंकि ये इक्वेशन सीधी सीधी पूछी जाती हैं फिर आरपीएससी के थ्रू कि कौन सी इक्वेशन बियर लैम्बर्ट लॉ के लिए बिल्कुल सही है। आ गई बात समझ में अच्छी तरीके से। तो एक इक्वेशन आपकी ये वाली बनी। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, देखो जो समझना है इस इक्वेशन को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, जो मैंने वहां पर भी लिखा था, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसी से दोनों से लोग आई अपॉन आई नोट बराबर माइनस के अपॉन 2.303 डॉट सी डॉट एक्स। सही है, इसको और क्या लिख सकता हूं, आई बराबर आई नोट, जब लोग को उठाएंगे हम लोग तो ये 10 की पावर में चला जाएगा। और ये आपको पता ही है, मैंने क्या बताया था आपको, ये एप्सिलॉन होता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, ये नोट बराबर 10 की पावर माइनस सी एक्स। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, और इसको क्या लिख सकता हूं, आई बराबर आई नोट 10 की पावर माइनस एप्सिलॉन सी एक्स, इक्वेशन नंबर 8। अब आपको एप्सिलॉन का पता ही है, देखो ये इसके बराबर होता है, उसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर ln की फॉर्म में लिखा जाएगा तो ln की फॉर्म में क्या लिखेंगे, आई बराबर आई नोट ई माइनस एप्सिलॉन सी एक्स, इक्वेशन नंबर 9। देखो अगर 10 की पावर में लिखा जाता है तो इसका मतलब लोग से लेके आए हैं, और अगर ई की पावर में लिखा जाता है तो ln से लेके आए। ये भी सारी चीजें ध्यान, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रख लेना, ये जो मैं बार बार F111 बोल रहा हूं, जो इसको मोलर विलोपन गुणांक बोलते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है वो देखो 0 से तो ज्यादा और 10 की पावर 6 के बराबर या फिर उससे कम होती है, ध्यान रख। ये भी कई बार पूछा जा सकता है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है, जो भी आपको ध्यान रखना है, तब जाके आपका काम हो। ठीक है, समझ में आ गई सारी बातें। तो यहां तक ये जो जितना भी, अब देखो यहाँ पे हमने कई सारी इक्वेशन लिखी हैं, ये सारी की सारी इक्वेशन बियर लैम्बर्ट फॉर्म की, बियर लैम्बर्ट लॉ की ही अलग अलग फॉर्म है। वो आपको किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बताई। तो आपको इन सारी चीजों को ही ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आप केवल लास्ट की चीजें याद कर ली, ऐसा है। देखो फिर मुझे मत कहना कि सर एमएससी वाले पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन हो गए, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी पिछली बार 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि टारगेट हमारा 1 क्वेश्चन का था। तो मेरी कोशिश यही है कि एमएससी वाले जितने भी टॉपिक हैं, जो 20-22 क्वेश्चन बनेंगे, बनते भी आजकल, देखो वो सारे क्वेश्चन आप लोगों से हो पाए। ठीक है, ये आपका बियर लैम्बर्ट लॉ हो गया। इससे आगे चलते हैं। अब देखो आगे कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये जो हमने बियर लैम्बर्ट लॉ पढ़ा है उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस का मतलब है कि कुछ कंडीशंस जिनमें ये रूल काम नहीं करेगा। तो देखो पहला क्या है कि आप जो सैंपल ट्यूब ले रहे हो और उसमें जो सॉल्यूशन ले रहे हो, वो सॉल्यूशन हमेशा डाइल्यूट होना चाहिए, तभी आपका बियर लैम्बर्ट लॉ काम करेगा। अगर आपने कंसंट्रेट सॉल्यूशन ले लिया तो फिर ये रूल काम नहीं करेगा, ध्यान रख लेना, ये इसकी लिमिटेशन है। केवल ये डाइल्यूट सॉल्यूशन पर ही काम करेगा बियर लैम्बर्ट लॉ, कंसंट्रेट सॉल्यूशन पर काम नहीं करेगा। दूसरी लिमिटेशन क्या है, देखो इसकी, ये जो हम लोग बियर लैम्बर्ट लॉ पढ़ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन लॉ पढ़ रहे हैं,
तो उसकी जो इंटेंसिटी चेंज हो रही है, उस इंटेंसिटी पर एक तो टेम्परेचर का प्रभाव नहीं समझाता, एक नेचर ऑफ सॉल्वेंट को नहीं समझा पाता, ठीक है, और नेचर ऑफ वेवलेंथ के इफेक्ट को भी नहीं समझा पाता कि इनका इफेक्ट क्या होगा इंटेंसिटी कम होने में। देखो इंटेंसिटी पर केवल दो ही चीजों का प्रभाव बताया बियर लैम्बर्ट लो ने, एक तो कंसंट्रेशन का प्रभाव बताया और एक जो सैंपल ट्यूब है उसकी लेंथ का प्रभाव बताया। बाकी इंटेंसिटी पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव होगा, जो सॉल्वेंट आप ले रहे हो उसकी नेचर का क्या इफेक्ट होगा, जो वेव आप यूज कर रहे हो उसकी जो वेवलेंथ है उसका क्या इफेक्ट होगा, इनको समझाने में भी अनसक्सेसफुल रहा कौन, बियर लैम्बर्ट। ठीक है, और थर्ड नंबर पे क्या है कि आप जो सैंपल लोगे, जो पदार्थ ले रहे हो और उस सैंपल को जिस सॉल्वेंट में आप डिजोल्व करोगे, इन दोनों के बीच में किसी तरह की केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर केमिकल रिएक्शन हो जाएगी तो फिर आपका सैंपल रहेगा ही नहीं, फिर तो वो कुछ और ही बन जाएगा। तो अगर आपका सैंपल और सॉल्वेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और फिर आप उसकी इंटेंसिटी चेक कर रहे हो बियर लैम्बर्ट लो के अकॉर्डिंग, तो फिर वो आपका बियर लैम्बर्ट लो बिल्कुल भी सही रिजल्ट नहीं देगा। ध्यान रखें, वो आपको बिल्कुल भी सही रिजल्ट नहीं देगा, इस चीज को ध्यान रखें। ठीक है, तो ये बियर लैम्बर्ट लो की तीन लिमिटेशंस हो गई। ठीक है, एक लास्ट चीज, एप्लीकेशंस ऑफ बियर लैम्बर्ट लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ कि इस, देखो मैंने आपको पढ़ा तो दिया लेकिन इसका यूज क्या है वो जरूरी है, तो यहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो एप्लीकेशंस ऑफ बियर लैम्बर्ट लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ बियर लैम्बर्ट लॉ, और एप्लीकेशन क्या है देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, डिटर्मिनेशन ऑफ, अब आप थोड़ा सा समझना, देखो ये काम की चीज है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट का मतलब ये है कि जिस सैंपल को हम लोग ले रहे हैं सैंपल ट्यूब में, उस सैंपल का जिसकी स्ट्रक्चर हमें कैलकुलेट करनी है या डिटर्मिनेशन करना है, उसका मोलिकुलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अभी मैंने बताया है ए बराबर होता है ई डॉट सी डॉट एल। इनमें देखो एक कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर या वॉल्यूम। सही है, बिल्कुल 1 लीटर वॉल्यूम में घुले हुए मोलों की संख्या। तो मोल कैसे निकालते हैं, मोल होगा पदार्थ का ग्रामों में भार अपॉन उसका अणु भार इंटू 1/v। ये आपकी कंसंट्रेशन होती है। तो आप क्या लिख सकते हो, ए बराबर W2/m2 इंटू 1/v इंटू सी इंटू एल। ठीक है, अब देखो आपको अगर, अब ध्यान से समझ लो, अगर आपको ए का पता है, डब्ल्यू का पता है, वी का पता है, सी का पता है, एल का पता है, तो आप एम कैलकुलेट कर सकते हो। और जब एम कैलकुलेट होगा तो ये जो M2 है वही आपका सोल्यूट का मोलिकुलर वेट हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, ये पहली एप्लीकेशन है कि जिस सैंपल का हम लोग स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन करना चाह रहे हैं या जिसकी स्ट्रक्चर हम लोग निकालना चाह रहे हैं, उस सैंपल का मोलिकुलर वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किससे, बियर लैम्बर्ट लॉ से। ठीक है, दूसरा जो एप्लीकेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। वो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, देखो हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन। डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन। देखो एक्चुअल में जो हम लोग, अगर अभी मैंने क्या लिखा, देखो अभी हमने क्या पढ़ा है, ए बराबर एप्सिलॉन सी एल। तो इसके लिए अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो जो आपका ग्राफ बनेगा वो किस तरह का बनेगा, देखो समझना थोड़ा सा। ठीक है, देखो ये जो ग्राफ बनाया है वो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। इस तरह का मतलब कि देखो
ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी है तो एक सीधी रेखा हमें मिलेगी, एक सीधी लाइन जो है वो हमें ग्राफ की मिलेगी। देखो इस ग्राफ की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, इधर कंसंट्रेशन ले ली है, इधर एब्जॉर्बेंस ले ली है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लाइन मारेंगे, अब ध्यान से समझना, अगर हम लोग यहाँ पे इस तरह से लाइन बनाए, एक लाइन यहाँ बना दी, मान लो एक लाइन हमने यहाँ पे इस पे स्लोप बना दिया, ठीक है। तो देखो अगर अब हमें इस एब्जॉर्बेंस का पता है, यहाँ पे इस एब्जॉर्बेंस का पता है, इससे हम लोग कंसंट्रेशन का पता लगा लेंगे। यहाँ पे क्या कंसंट्रेशन होगी, यहाँ पे एब्जॉर्बेंस इतनी है तो यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन का पता लग जाए। तो अगर हम लोग बियर लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन में ग्राफ बनाए तो किसी भी जो सॉल्यूशन आपको दिया गया है उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का पता लगा सकते हैं हम लोग इस ग्राफ की हेल्प से, क्योंकि हमारे को कोई भी सॉल्यूशन दे दिया, हम लोग उसका यूवी स्पेक्ट्रम लेंगे तो हमारे पास एब्जॉर्बेंस आ जाएगी। इस एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन में जब ग्राफ बनाया जाएगा तो हम लोग बता देंगे कि इस एब्जॉर्बेंस पर क्या कंसंट्रेशन होगी। ये आप अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है बियर लैम्बर्ट लॉ, ये आपका कंप्लीट हो गया है बियर लैम्बर्ट लॉ। बस एक और इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस कर लें, फिर आज की क्लास को हम लोग खत्म कर लेंगे। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग यूवी स्पेक्ट्रम बनाते कैसे। देखो जब भी किसी पदार्थ का या सैंपल का या सब्सटेंस का जो है अगर स्पेक्ट्रम लिया जाता है, कौन सा, यूवी स्पेक्ट्रम लिया जाता है, यूवी या विजिबल, देखो आप समझ जाना कॉमन चीजें हैं। तो बेसिकली दो चीजें आपको ध्यान रखनी हो, एक इंपॉर्टेंट चीज, जो ग्राफ बनाया जाता है, यूवी स्पेक्ट्रम बनाया जाता है, वो एब्जॉर्बेंस और लैम्डा मैक्स के बीच में बनाया। अब सीधी सी कहानी है कि कोई पदार्थ कितनी लैम्डा का एब्जॉर्प्शन करेगा, उसकी एब्जॉर्बेंस उसी के अकॉर्डिंग हो, यही तो मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। और एक मैंने आपको बता ही दिया, ये स्पेक्ट्रम जो मिलेगा वो किससे मिलेगा, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांजिशन से, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है। अब इस यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं या बैंड स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल दो, बैंड स्पेक्ट्रोस्कोपी या बैंड स्पेक्ट्रम बोल दो, या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल दो, ये भी बोला जाता है। तो जब किसी भी सब्सटेंस के लिए जब यूवी या विजिबल स्पेक्ट्रम लिया जाता है तो इस तरह का एक ग्राफ मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इस लाइन से यहाँ से जो भी है एक सीधी लाइन खींची जाती है जो लैम्डा मैक्स को रिप्रेजेंट, और यहीं से फिर इसका एप्सिलॉन भी निकाला जाता है, जो मैं बताऊंगा आप लोगों को सारी चीजें। इसकी जो ये जो हाइट होती है, ये जो है ये एप्सिलॉन को, देखो इस पॉइंट पर जो लैम्डा है उसको लैम्डा मैक्स बोलते हैं, और इसकी जो हाइट होती है एब्जॉर्बेंस के रेफरेंस में इसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि ए बराबर ईसीएल होता है, मतलब एप्सिलॉन जितना ज्यादा होगा एब्जॉर्बेंस भी उतनी ही ज्यादा होगी, ये आप ध्यान रख लें। तो जो यूवी या जो विजिबल स्पेक्ट्रम बनाया जाता है वो किस किस के बीच में बनाया जाता है, एब्जॉर्बेंस और लैम्डा मैक्स के बीच में, और जो स्पेक्ट्रम आपको मिलता है उसकी जो लेंथ होती है एक तरह से कितनी ऊंचाई तक जाएगा, वो आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, एप्सिलॉन, ठीक है। तो देखो मैंने आपको आज जितना भी बेसिक पार्ट था यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो सारा का सारा बता दिया है। अब मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि जो यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रम मिलता है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से मिलता है। तो कल हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते क्या है और कितने टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि, नमस्कार।